गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको अपना एथिक्स का पेपर के बारे में बताऊंगा। और ये जो पेपर है ये दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम का है, जहां मैंने ज्वाइन किया हुआ है। जिन लोगों का प्रीलिम्स इस बार हुआ है उन लोगों के लिए दृष्टि का मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए, जहाँ पे टेस्ट सीरीज, लाइब्रेरी और इसके साथ साथ आपको अन्य भी जो मटेरियल वगैरह वो अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक है, तो उसी में मैंने ज्वाइन किया है। तो इसके पहले मैंने अपना एसे का पेपर डाला हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। ये मेरा एथिक्स का पेपर है, इसका मैं एनालाइज करूँगा ताकि आपको भी एक आइडिया लग सके वहाँ पर कैसे कॉपी चेक वगैरह होता है और क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है एथिक्स का ये है कि अभिरुचि क्या है? क्या आप मानते हैं कि यह रुचि कौशल और बुद्धिमत्ता से भिन्न है? तो इसमें सबसे पहले डिफिनेशन देना था अभिरुचि क्या है, तो वो मैंने लिखा है कि अभिरुचि किसी व्यक्ति की वह योग्यता है जिससे उसे किसी विशेष कार्य करने की क्षमता या ना करने की क्षमता का बोध हो। ठीक है, इसके साथ उदाहरण उदाहरण मैंने दिया है कि अगर राम अच्छा गाना गाता है तो संभावना है कि उसे यदि उचित मंच दिया जाए तो बेहतर गायक बन सकता है। इसके बाद फिर अगला जो इसका जो टॉपिक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि क्या आप मानते हैं कि यह रुचि कौशल और बुद्धिमत्ता से भिन्न है? तो तीनों को यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा क्या है। तो हमने बताया कि अभिरुचि का संबंध व्यक्ति के किसी विशेष क्षेत्र में उसकी कार्य योग्यता से है। यह जन्मजात हो सकती है। रुचि और अभिरुचि में मैंने यहाँ पर अंतर बताया है कि दोनों में संबंध हो सकता है, लेकिन अभिरुचि रुचि से गहरे अर्थ में जुड़ा होता है। अगर मेरी रुचि क्रिकेट में है तो ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट में बेहतर करूँ। यदि अभिरुचि है तो बेहतर जरूर करूँगा। रुचि और अभिरुचि बस अंतर यह है कि रुचि होना एक एक मानसिक अवस्था है, ठीक है ना, लेकिन अभिरुचि आपकी वो टेंडेंसी को दिखाता है, आपकी कैपेबिलिटी को दिखाता है कि कैसे आप उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, कौशल और अभिरुचि में क्या अंतर है? तो अंतर है कि कौशल अर्जित की जा सकती है, अभिरुचि नहीं। कौशल ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ का कौशल प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर चलाने का हो या एआई का हो, कुछ भी। लेकिन जो अभिरुचि होती है ना, वो दिखाता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो टेक्निकल फील्ड में कितना है, वो दिखाता है आपका अभिरुचि। संबंध क्या है? कौशल अभिरुचि को और मजबूत बनाते हैं। सही बात है, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपकी अभिरुचि है टेक्निकल फील्ड की ओर, अगर आपको उसमें कौशल दे दिया जाए तो और आप बेहतर कर लेंगे। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया है मैंने कि सचिन की अभिरुचि थी क्रिकेट में, अगर उनको कौशल दिया गया, उन्होंने स्किल किया इस फील्ड में और मेहनत किया तो महान क्रिकेटर बने। तो उसको और मजबूत करता है जो कौशल होता है अभिरुचि को। इसके बाद बुद्धिमत्ता और अभिरुचि मैंने बताया कि बुद्धिमत्ता एवं अभिरुचि दोनों जन्मजात हो सकता है, दोनों एक दूसरे से पूरक हो सकते हैं। जैसे बुद्धिमत्ता प्लस अभिरुचि, सफलता का दर उच्चतम। अगर दोनों साथ में है तो मान चलिए कि हाईएस्ट संभावना है कि वो सक्सेस करेगा, जिस फील्ड में हो उस फील्ड में सक्सेस करेगा वो। इसके बाद मैंने यहाँ पर निष्कर्ष दिया है कि अतः अभिरुचि, बुद्धिमत्ता, रुचि और कौशल सभी कई अर्थों में समानता रखते हैं, कई अर्थों में भिन्नता भी रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखने का प्रयास किया। टोटल एथिक्स में 13 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थ्योरी पार्ट से 13 क्वेश्चन, छः क्वेश्चन में दो दो सब क्वेश्चन होता है, किसी एक में 3 हो जाता है। जो स्टेटमेंट वाले होते हैं वहाँ पर 3 होते हैं, तो 13 हो जाते हैं, तो 130 नंबर का ही होता है। और 6 केस स्टडी होता है 20-20 नंबर का, तो यानी कि 120 नंबर का वो हो गया। तो टोटल 250 का पेपर होता है। तो इथिक्स में थोड़ा सा चुनौती ये बनता है कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत बड़ा चुनौती बनता है, क्योंकि 13 क्वेश्चन भले 150 वर्ड में है, लेकिन अगर आप सही तरीके से इसको लिखिएगा तो ये आपका 160-70 वर्ड चला जाता है। और जो केस स्टडी भी है उसमें भी 4-4 पन्ने होते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप सारे पॉइंट को सही से सारे डायमेंशन कवर करते हैं, कभी कभी उसमें अब तो अक्सर पूछा जा रहा है कि एक क्वेश्चन में 4-5 सब क्वेश्चन होते हैं, तो सारों को आप अगर अच्छे से करते हैं तो वहाँ भी आपको 250 वर्ड होता है, बट वो 300-350 वर्ड चला जाता है। तो ऐसे में पूरा पेपर कंप्लीट करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है इसी से पेपर में। अगर आपने पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया है, अगर एवरेज में कंप्लीट किया है सारे पेपर को, तो आपका अच्छे नंबर आ जाएंगे। और इथिक्स में अच्छे नंबर आते भी हैं, इथिक्स में 120-125 तक भी आते हैं हिंदी मीडियम से। तो यहाँ पर एक अच्छा संभावना होता है स्कोर को बढ़ाने का। होता है जीएस पेपर में आपका उतना स्कोर ना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी आपका स्कोर 95-100 के बीच में ना, पर एथिक्स में एक संभावना होती है कि 110, 115, 120 तक आप ला सकते हैं। इसके अलावा ये दूसरा क्वेश्चन था ये, तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। ठीक है, मैं पूरा तो पढ़ कर नहीं बता पाऊंगा, बस आप देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ कुछ मैं बता दूंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा। और मार्किंग का पैटर्न भी लगभग ऐसा ही होता है। अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो 10 में आपको 4.5 या 5 मिलने वाला है। ठीक है, और थोड़ा सा एवरेज लिखते हैं तो यही आपको 3.5-4। थ्योरी पार्ट में नंबर का जो रेशियो यही रहता है। केस स्टडी वाले में बहुत अच्छा लिखते हैं तो 11-12 के राउंड मिल जाएगा। अगर आप एवरेज लिख रहे हैं तो यही 9-10 के राउंड मिलेगा, 8.5 अगर आप थोड़ा सा बिलो चले गए हैं तो। और इसमें इंपॉर्टेंट है
एग्जाम्पल, क्योंकि थ्योरी इसमें फिक्स है। थ्योरी का लगभग 50 60 या 70 इसमें टर्मोलॉजी है, उसको रटना है, उसको समझना है। लेकिन इसमें जो मेन जो होता है वो एग्जाम्पल्स होता है। एग्जाम्पल्स आपको लेटेस्ट कोई सिविल सर्विस सर्वेंट का या फिर कोई भी अपने जीवन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल देना पड़ेगा वहाँ पे, तो आपके बेहतर नंबर आएंगे। ठीक है। हाँ, जैसे चलिए एक और प्रश्न सुनाता हूँ मैं। ये क्वेश्चन था कि अनामिकता और निष्पक्षता भारतीय लोक सेवा के मूलभूत विशेषताएं हैं, विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अनामिकता को बताया था कि अनामिकता का अर्थ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय नेम फेम की संस्कृति से दूर रखना। दूसरे अर्थ में पर्दे के पीछे रखकर काम करना। निष्पक्षता का तात्पर्य है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय बिना भेदभाव एवं पूर्वाग्रह के वस्तुनिष्ठता के आधार पर निर्णय लेना। भारतीय लोक सेवा के संदर्भ में ये दोनों मूल्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहला, नीति निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन के संदर्भ में श्रेय न लेना। श्रेय अब कोई भी मेन तो देश को चलाने में ज़्यादातर योगदान तो नौकरशाह का ही होता है, लेकिन श्रेय सारा जाता है पॉलिटिकल ग्रुप को जाता है, ठीक है, या किसी राजनेता को, या फिर कह सकते हैं किसी पार्टी को, किसी सरकार को जाती है। दूसरा है जवाबदेही जनता के प्रति ना होकर संगठन के प्रति होना। एक सिविल सेवा करते समय किसी भी पार्टी या विचारधारा का स्वयं को अलग रखता है। अगर विचारधारा होती भी है तो उसको डिस्क्लोज उसको बताता नहीं है, ठीक है। तो ये एक होती है गोपनीयता का शपथ लेना, वस्तुनिष्ठा के आधार पर निर्णय लेना, सामाजिक मूल्यों प्रशासनिक मूल्यों के बीच में समन्वय स्थापित करना। तो यहाँ पर अनामिकता का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा मैंने बताया कि उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि एक सिविल सेवक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनामिकता एवं निष्पक्षता जैसे गुणों को स्वयं में समाहित करता है। तो सिविल सेवा के संदर्भ में इसको जोड़ के बताया। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कुछ सुझाव दिया है कि विश्लेषणात्मक व्याख्या पर ध्यान दें, यानी पॉइंट फॉर्म में लिख रहे हैं पर उसको थोड़ा सा और डिटेल कर दें। फिर किसी केस स्टडी या उदाहरण का उल्लेख करें। लोक सेवकों का अन्य मूल्यों को बताया जा सकता है। यहाँ बोला था मैंने एग्जाम्पल डालना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जवाबदेही जनता के प्रति ना होकर संगठन के प्रति, यहाँ पर कोई एग्जाम्पल डालना पड़ेगा। तो इस तरह जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल डाला हुआ है, ठीक है ना, तो वैसे एग्जाम्पल सब में डालना पड़ेगा। तो नंबर जो है वो 3 से बढ़ के 3.5 4 5 तक पहुँच सकता है। इसके अलावा यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 6 क्वेश्चन में लगभग एक क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन होता है, लेकिन कोई स्टेटमेंट वाला होता है वहाँ पर 3 होता है। ऐसे यहाँ पर है कि आप अक्सर अपनी अभिवृत्ति को परिवर्तित करके अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। ये एलेनोर रूजवेल्ट ने बोला था। तो इसको अपने संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि जो भी स्टेटमेंट हो आपको ये नहीं बताना है, कोई व्यक्ति के बारे में नहीं बताना है। जो स्टेटमेंट जैसे यहाँ पर एलेनोर रूजवेल्ट जो लिखे हैं ये बात को, उनके बारे में बता के ये जो इनका जो स्टेटमेंट है उसका वर्तमान संदर्भ में आपको इसको व्याख्या करनी है लगभग 150 वर्ड में। तो आपको इसको जिस रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 3 क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा कमजोर व्यर्थ है, परंतु सत्यनिष्ठा के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक है। इस सैमुअल जॉनसन ने बोला था। तो इसको अपने संदर्भ में बताना है। जैसे मैं इसका बता देता हूँ। इसमें मैंने लिखा था कि जो संबंध आत्मा एवं शरीर के बीच में है, ठीक वही संबंध सत्यनिष्ठा एवं ज्ञान के बीच में है। ज्ञान है पर सत्यनिष्ठा नहीं है तो ज्ञान विध्वंसक है, हो सकता है किंतु सत्यनिष्ठा है पर ज्ञान नहीं है तो तार्किकता के बिना कमजोर साबित हो सकता है। उदाहरण में दिया है, ज्ञान है पर सत्यनिष्ठा नहीं है। जैसे उसामा बिन लादेन, 2001 का यूएसए पर हमला, हिटलर, 5 करोड़ लोगों की मृत्यु के कारण, साइबर अटैक, सुरक्षा की चोरी। तो ये मैंने बताया कि ज्ञान है पर सत्यनिष्ठा नहीं। ज्ञान मतलब उनके पास लॉजिक है, उनके पास स्किल है, हर चीज़ को लेकर बुद्धिमत्ता है, तो वो ज्ञान है, पर सत्यनिष्ठा नहीं है। सत्यनिष्ठा के सेंस में वो मानव कल्याण को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, एथिकल उनके अंदर अप्रोच नहीं है, तो वो हो जाएगा सत्यनिष्ठा नहीं है। तो एग्जाम्पल है, सत्यनिष्ठा है पर ज्ञान नहीं है। तो प्रेमचंद का गोदान का होरी, वो सत्यनिष्ठ था पर उसके पास उस तार्किकता का वो स्तर नहीं था उसके पास, तो कहीं ना कहीं शोषणकारी व्यवस्था का शिकार हुआ वो। तथा कई धर्मशास्त्रों का हवाला देकर जातीय प्रथा और अन्य जो रूढ़ी वर्तमान जो प्रथाएं हैं उसको समर्थन करना, ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि सत्यनिष्ठा है पर ज्ञान नहीं है। तो ये फिर ज्ञान प्लस सत्यनिष्ठा का क्या उदाहरण है वो मैंने बताने का प्रयास किया है कि सामाजिक विकास का उच्च स्तर, आवेश, व्यक्तिगत का निर्माण, इसके अलावा देश एवं समाज का कल्याण, ठीक है। उदाहरण राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। अतः ज्ञान एवं सत्यनिष्ठा दोनों एक दूसरे का पूरक है एवं एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखने का प्रयास किया। तो इस तरह से टोटल आपको 13 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 2 पेज होता है वहाँ पे। और ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरी पार्ट से आते हैं, बस आपको एग्जांपल जो होता है ना, एग्जांपल अपना लेटर डालना होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेटेस्ट आ सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको देना होगा अगली बार तो उसका अपना एक सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर लीजिए। जो डिफाइन किया उसी से लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक केस स्टडी का क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब ऐसा भी होता है ना कि बेसिक 5-5 क्वेश्चन, 10 नंबर 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 2 3 4 5, 30-30 मिनट में लिखना है, तो कितना भी आप 30 मिनट में लिखिएगा ना तो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर चुनौती हो जाती है आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की। ये 2 पेज में आपको सारे लिखने होते हैं। चलते हैं आगे हम लोग, चलिए केस स्टडी, एक केस स्टडी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए छोटा सा केस स्टडी इसको देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लगे केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं और मार्किंग का पैटर्न क्या है। यहाँ पर एक केस स्टडी था कि पुलिस अधीक्षक के रूप में आप एक जिले में नियुक्त हुए हैं जो गंभीर नागरिक अशांति और कानून व्यवस्था के समस्याओं से ग्रसित है। रणनीतियों की कई अपीलों के बावजूद स्थिति में सुधार का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। दंगाई हथियारों और गोला बारूद तक पहुँच हासिल कर पास एक सैन्य शिविर को लूटने का कामयाब रहे। इससे विभिन्न समुदायों के बीच में संघर्ष बढ़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार गोलीबारी हो रही है। इस अराजकता के बीच आपको एक शरणार्थी शिविर के एक अधिकारी ने आधी रात को एक व्यथित करने वाला फ़ोन आता है। उन्होंने आपको बताया कि शिविर में एक 7 वर्षीय बच्चे की पीठ में गोली मार दी गई है, जिससे पता चलता है कि दंगाइयों ने अन्य समुदाय के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस को निशाना बनाया था। अधिकारी घायल बच्चे को निकटतम अस्पताल में ले जाने की सहायता में आपकी सहायता का अनुरोध करता है। आप जल्दी से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं और शिविर की ओर चल पड़ते हैं। हालांकि जब आप अपने मार्ग में जा रहे होते हैं तो आपको अपने एक अधीनस्थ से यह संदेश प्राप्त होता है कि जो आपको फर्जी खबरों के प्रसार के प्रति सचेत करता है। इस गलत सूचना के अनुसार यह झूठा दावा किया जाता है कि राज्य के अधिकारी एक विशेष समुदाय को अधिमान्य उपचार प्रदान करने के लिए एम्बुलेंस का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस स्थिति में आपके पास विभिन्न दृष्टिकोण क्या है, आपकी कार्रवाई का क्या तरीका होगा, आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। देखिए, ये केस स्टडी आप समझ गए, मैंने पूरा पढ़ लिया। कुल मिला के ये केस स्टडी मणिपुर का जो अभी हिंसा चला है उससे जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्टली उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ भी 2 गुट में बट गए हैं लोग, सारा पुलिस 2 गुट में बटा हुआ है, हिंसा बहुत तेजी से हो रही है 2 समुदाय के बीच में। तो यहाँ पर उसी से जुड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं। तो केस स्टडी कोई भी है, आपको सबसे पहले बताना है केस स्टडी, अब पूछे या ना पूछे उससे कोई मतलब नहीं, आपको बता देना कि जुड़ा किससे केस स्टडी है, ठीक है। उसका संबंध किस एथिकल डायलेमा से है या किस नैतिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा उससे जुड़े हितधारक बता देना आपको, भले वो पूछे ना पूछे। हितधारक कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, नहीं पूछे तभी बता दीजिए आप। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है उसको एक एक करके आप डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है कि उपरोक्त केस स्टडी सामाजिक मूल्यों के ह्रास, आपसी प्रतिद्वंदता, फेक न्यूज एवं सरकारी पद का दुरुपयोग से संबंधित है। इसके अलावा इन्होंने सुझाव दिया कि नैतिक व कानूनी मुद्दों को भी जोड़े, ठीक है। हितधारक मैंने बताया है कि संघर्षरत समुदाय, संघर्ष लीन में लिखा था, इन्होंने काट के संघर्षरत किया है। स्थानीय पुलिस, संबंधित अधिकारी एवं जिले के समस्त स्थानीय समुदाय। तो ये मैंने बताया है कौन कौन इसमें हितधारक है। फिर मैंने बताया मेरे पास उपलब्ध दृष्टिकोण क्या है। तो सबसे पहले हो सकता है कि उस बच्चे को वास्तव में मदद की ज़रूरत हो। यदि खबर फेक भी है तभी जाकर मुझे स्थानीय स्तर पर मुद्दे की जाँच करनी चाहिए। बच्चा किसी भी समुदाय का हो, मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम उसे बचाने की होगी। कार्रवाई का तरीका क्या होगा, मैंने वो बताया है। सर्वप्रथम उस बच्चे की सहायता करना, उसके बाद इस बात की जांच करना कि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा दी गई सूचना कितना सही है। यदि सही है तो संबंधित अधिकारी पर उचित जांच के आदेश देना। इसके अलावा फिर मैंने बताया नेक्स्ट स्टेप कि यदि नहीं तो फेक न्यूज़ फैलाने के लिए खबर बताने वाले अधिकारी पर जाँच का आदेश। दोनों स्तरों पर यह सुनिश्चित करूँगा कि स्वास्थ्य सुविधा के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर कोई भेदभाव ना हो, यानी कि प्रशासन स्तर पर कोई भेदभाव ना हो, कोई किसी भी कम्युनिटी का हो उसको पूरी तरीके से हेल्थ सर्विस मिले, वहाँ प्रोवाइड हो। इसके अलावा मैंने आगे बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु मुझे बहुआयामी स्तर पर प्रयास करने होंगे, जैसे फेक न्यूज़ पर नियंत्रण, कुछ कुछ समय के लिए इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं, जागरूकता अभियान चला सकते हैं, दोषियों पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं, दंडात्मक कानून की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि स्थिति नियंत्रण में तब नहीं आती है तो मार्शल लॉ का अनुरोध कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब करने वालों को उचित कार्रवाई, अर्धसैनिक बलों की मांग कर सकते हैं। सहयोगात्मक स्तर पर आपसी विश्वास को बहाल करना, दोनों समुदाय के लीडर को एक मंच पर लाने का प्रयास करना, स्थानीय सिविल सोसाइटी एवं एनजीओ की मदद, प्रभावशाली लोगों से शांति का अपील। एग्जाम्पल राहुल गांधी का मणिपुर यात्रा जो था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि नाम के उल्लेख से बचे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति के नाम से बचना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि वैसे आप नाम नहीं डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अंतिम निष्कर्ष लिखा है कि अतः उपरोक्त बहुआयामी प्रयासों के आधार पर स्थिति को काफ़ी हद तक संतुलित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे पक्ष का आपको कवर करना होता है, ठीक है।
तो इस तरीका आप लोग कुछ आइडिया लग रहा होगा कि लिखना कैसे होता है, और आपको कुछ थोड़ा बहुत मार्किंग का पैटर्न पता चल रहा होगा। ठीक है, इस तरह से इसमें टोटल 6 केस स्टडी होते हैं, 6 को लिखना होता है। शुरुआत तक केस स्टडी तो अच्छे लिखाते हैं, बाद में अब आपको असली चुनौती होती है लास्ट तक केस स्टडी लिखने में। अगर आप शुरुआत में केस स्टडी शुरुआत कर रहे हैं किसी भी पेपर का, तो प्रॉब्लम होगी आपको लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन बहुत जल्दीबाजी बनाने होंगे। लेकिन अगर आप पहले शुरुआत कर रहे हैं थ्योरी पार्ट से, तो केस स्टडी का जो लास्ट होता है उसमें दिक्कत होती है आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड का मैटर होता है, तो वो आपको सही करना होगा। ठीक है, जीएस और ऐसे जीएस में होता है, ऐसे उतना नहीं होता है, पर इसमें और ऑप्शन में थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है टाइमिंग की। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है इन दोनों पेपर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टोटल इसमें 12 क्वेश्चन थे, 6 केस स्टडी और 6 थ्योरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो टोटल जो मेरे मार्क्स आते हैं मैं बताता हूँ कितने आते हैं। ये तो इंडिविजुअल मार्क्स आप लोग देख ही लिया है। इसमें टोटल मेरे मार्क्स 94 आए थे, 94.5। इसमें एथिक्स में आपको नंबर लाने होंगे कम से कम। एथिक्स में अगर आपको एज ए मतलब सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपको 105 से ऊपर लाना होगा। ठीक है, इसमें 120 तक भी नंबर आता है। तो मेनली इसमें मेरी जो कमी आ रही है वो एग्जाम्पल को लेकर। एग्जाम्पल इसमें मुझे डालना चाहिए, क्योंकि थ्योरी पार्ट लिखने से कोई नंबर नहीं आएगा। जब तक आप उसमें एग्जाम्पल नहीं डालिएगा तब तक बेहतर नंबर का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, मैंने ऐसा क्या डाला हुआ है वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो फ्रेंड्स, धन्यवाद।